विश्वास एकेडमी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। विश्वास एकेडमी रतलाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं वो है फॉरेन डायनेस्टीज इन पोस्ट मॉडर्न एरा, यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मौर्योत्तर काल में कौन कौन से विदेशी शासक भारत में रहे हैं, है ना। मौर्योत्तर काल में विदेशी शासक। ओके, इस टॉपिक की ऑलरेडी जो स्लाइड डिटेलिंग है वो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुकी हूँ, बट स्टिल एक बार आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या कवर करना होता है। फर्स्ट वन आपको यहाँ पे पढ़ना होता है हिंद यवन, दैट इज इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स के बाद आप यहाँ पे पढ़ते हैं शक, यानी कि सीथियंस। नंबर 3 आप यहाँ पे पढ़ते हैं पहलव, यानी कि पार्थियंस। एंड नंबर लास्ट हम यहाँ पे कवर करते हैं कुषाण और कुषाणर्स। ये 4 डायनेस्टीज जो हैं ये पोस्ट मॉडर्न एरा में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अब पोस्ट मॉडर्न एरा में पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनका जो ओरिजिनेशन है वही पोस्ट मॉडर्न एरा में हो रहा है, ऐसा नहीं है। पोस्ट मॉडर्न एरा में ये चारों एस्टैब्लिश्ड एम्पायर्स हो गए हैं, राइट। इनकी जो शुरुआत है, इनका जो भारत में आगमन है वो तो बहुत पहले हो गया है, बट इस एरा में इसको इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इस एरा में ये एक एस्टैब्लिश्ड एम्पायर्स बन चुके हैं और इनका वंश जो है बाकी जो भारतीय वंश है उनके साथ कहीं ना कहीं संघर्ष में व्यस्त रहता है, राइट। इसीलिए इनको यहाँ पे पढ़ा जाता है। ओके, सबसे पहले मैं आपसे जो चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है हिंद यवन या इंडो ग्रीक्स। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले हिंद यवनों के बारे में, राइट। सो द टॉपिक इज हियर और हम स्टडी कर रहे हैं इंडो ग्रीक्स को। देखिए, इसको आप एक कहानी के तौर पर समझें। मैं जब आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी हिंद यवनों के बारे में तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि ये यहाँ पर आए कैसे, है ना। तो पहले चर्चा होगी आगमन की, आगमन के बाद यहाँ पर कैसे बस गए, इनकी बसावट कैसे हुई, और उसके बाद ये यहाँ पे एस्टैब्लिश कैसे हो गए हैं, है ना। हम लोग उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए आपको ये कहानी जानना बहुत जरूरी है। पैरेलल वर्ल्ड में और क्या क्या चीजें हुई हैं हमारे साथ, हमको वो जानना जरूरी है ना। तो हम एक एक करके कहानी को समझते हैं। देखिए, मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा यानी कि हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है उस पर लगातार आक्रमण हुए। ये मैंने डिस्कशन आपसे ऑलरेडी अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में किया है। और इसकी शुरुआत कब से हो गई थी? मगध के उद्भव के समय अलेक्जेंडर से हुई थी। अलेक्जेंडर ने यानी कि सिकंदर महान का जो आक्रमण भारत में हुआ था वहां से विदेशी शासकों की शुरुआत हो गई थी, वहां से इनका आक्रमण भारत में शुरू हो गया था, है ना। अब सिकंदर की विजय के बाद जितने भी यवन यानी कि ग्रीक्स भारत में बसे उन्हें हमने हिंद यूनानी या फिर हिंद यवन कहा है। इनका मतलब एक ही होता है, इंडो ग्रीक्स, हिंद यवन या हिंद यूनानी, तीनों एक ही हैं, राइट। अब ये कहाँ पे बसे हैं? तो देखिए, इनका जो निवास है वो बैक्ट्रिया क्षेत्र में था। अब ये बैक्ट्रिया क्या है मैं आपको बता देती हूँ। दैट टाइम ये अफगानिस्तान का पार्ट था और प्रेजेंट डे की बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला जो एरिया है वहां मॉडर्न डे बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र पड़ता है ना। अब बोला गया है कि ये सैनिक या सामरिक दृष्टि से बहुत सुरक्षित था, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मैप की हेल्प से समझाना चाहूंगी, इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लें। क्यों था सामरिक दृष्टि से सुरक्षित? क्योंकि इसके दो ओर पामीर का पठार और हिंदू कुश पर्वत की श्रेणियां, राइट। और उत्तर में ऑक्सस और सिर जैसी नदियां थी और पश्चिम में कैस्पियन सागर, दक्षिण में आराकोसिया का प्रदेश था। इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा मैपिफाई करके बताती हूँ, आपको इजीली ये चीज समझ में आएगी। सी, यहां देखेंगे सबसे पहले मैं बात करूं कि कहाँ है आपका बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र, तो आप यहां से इसको रिलेट करें। समहाउ इस जगह कहीं आपका बैक्ट्रिया वाला जो क्षेत्र है वो पड़ता है ना। अब बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र में क्या क्या है तो देखिए, एक तरफ तो आप ये देख रहे हैं ऊपर की ओर क्या है,
पामीर का पठार है, यानी कि बड़ा पठार है, बहुत सारी चट्टाने हैं, बाहर से कोई और दूसरा इजीली यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता आक्रमण करने के लिए। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं इस तरफ, है ना, यहाँ आप देखेंगे इस तरफ कहीं पामीर पड़ गया है और इस तरफ आप देखेंगे हिंदू कुश पड़ गया है ना। तो हिंदू कुश की भी अपनी पर्वत श्रेणियां हैं बड़ी बड़ी, जिनको भी पार करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ के दर्रे भी काफी मुश्किल किस्म के हैं। ये बीच में हमारा बैक्टीरिया वाला क्षेत्र है ना। ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने देखा कि जो साधन क्षेत्र है इसका, जो सबसे साउथ वाला एरिया है, यानी कि यहाँ कहीं आपका पड़ता है अराकोसिया का प्रदेश, है ना। यहाँ नीचे की तरफ है आपका अराकोसिया साउथ में। वेस्टवर्ड जाएंगे तो आता है आपका कैस्पियन सी, यानी कि कैस्पियन सागर, है ना। और आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ की तरफ यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी विशाल नदियां हैं। ये जो नदियां आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना, ये देखिए, ये वाली जो नदियां दिखाई दे रही हैं आपको, ये आमू दरिया है। आमू दरिया को बोला जाता है ऑक्सस नदी, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे एक और दरिया पड़ता है, ये जो ऊपर जा रहा है, इसे बोला जाता है सीर दरिया, या फिर सर नदी लिखते हैं कई किताबें, और कई किताबें सीर नदी लिखती हैं। इसी तरफ से आप थोड़ा सा और इधर आएंगे तो नियर पड़ जाती है, नियर नदी या नियर दरिया, है ना। ऐसे ऐसे कई सारे यहाँ पे नदियों के नाम आते हैं, बट आपको ऑक्सस और सिर का नाम स्पेसिफिकली याद रखना चाहिए। तो आप देखिए कि बैक्टीरिया कितना बीच में पड़ रहा है। दो तरफ पहाड़ हैं, श्रेणियां पड़ रही हैं, दो तरफ नदियां हैं, नीचे बड़ा प्रदेश है अराकोसिया का। अगर आपको यहाँ से एंटर करना है तो उसको हराते हुए एंटर करना पड़ेगा। वेस्ट में जाएंगे तो कैस्पियन सी लग जाता है। तो बहुत इजीली यहाँ पे कोई एंटर नहीं कर सकता था। तो काफी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफी सेफ किस्म की जगह थी, है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे कि और क्या क्या है इसके बारे में जानने लायक बातें। ओके, आगे हमें बताया गया है इसके बारे में, सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर के अधिकारी और सेनापतियों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। यहां से आप कहानी को थोड़ा सा बहुत ध्यान रख के आप सुने, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते बढ़ते ये कहानी आपको कंफ्यूज करने लगती है। तो आप इसको बहुत आराम से शांति से सुनिएगा, राइट। देखिए, सिकंदर की डेथ के बाद क्या हो रहा है कि सिकंदर के बहुत सारे अधिकारी और सिकंदर के बहुत सारे सेनापतियों के बीच उत्तराधिकार यानी कि सक्सेशन के लिए एक वॉर शुरू हो गई कि सिकंदर ने तो इतना सारा लैंड जीता है, ऑलमोस्ट दुनिया जीत ली उन्होंने, उनकी जीती हुई जगह पे कौन राज करेगा। इस बात को लेकर के ऑफिसर्स और जो कमांडर्स थे उनके बीच में एक सक्सेशन का वॉर शुरू होता है ना। अब इस सक्सेशन के वॉर में लंबे समय तक लड़ाई चलती है और आखिरी में दो मेन कैंडिडेट्स बचते हैं, जिनके नाम है सेल्यूकस और एंटीगोनस, राइट। सेल्यूकस एंड एंटीगोनस, दो लोगों के बीच में एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम है इप्सस का युद्ध, राइट। इप्सस की लड़ाई दोनों लड़ते हैं, है ना। और इप्सस की लड़ाई में अल्टीमेटली जीत जाते हैं सेल्यूकस। तो अब देखिए, सेल्यूकस चूंकि जीत गए हैं, इसीलिए जो अलेक्जेंडर है उनकी जीती हुई जगहों का जो सक्सेशन है वो किसको जाता है, वो चला जाता है सेल्यूकस को, है ना। अब देखिए, सेल्यूकस ने क्या किया कि सेल्यूकस खुद गद्दी पर बैठे हैं और 250 ईस्वी पूर्व यानी कि 250 बीसी में सेल्यूकस का जो ग्रैंड सन है यानी कि जो उनका पोता है उसका नाम है एंटियोकस सेकंड, वो कहाँ बैठे हैं, सीरिया की गद्दी पर, है ना। और सीरिया में इनका उत्तराधिकारी बनता है सेल्यूकस सेकंड। इसको हम लोग कहानी में पिरोते चलते हैं, यदि हम इसको पिरोएंगे नहीं तो हम इसको भूल जाएंगे, राइट। चलिए हम करते भी चलते हैं इसको साथ साथ। हमने अभी तक ये समझ लिया कि अलेक्जेंडर के बाद, आफ्टर अलेक्जेंडर, किन किन की लड़ाई हुई। लड़ाई हुई दो लोगों की, सेल्यूकस वर्सेस एंटीगोनस, है ना। दोनों की लड़ाई हुई जिसे उसे बोला जाता है वॉर ऑफ इप्सस, है ना, या इप्सस का युद्ध। कौन जीत गए, सेल्यूकस जीत गए, है ना। अब देखिए, जीते हुए प्रदेश में आप इन दो जगहों को पैरेलल पढ़ रहे हैं। एक तरफ आप पढ़ रहे हैं सीरिया और एक तरफ आप पढ़ रहे हैं बैक्ट्रिया, राइट। हम दो जगहों की चर्चा कर रहे हैं। अब सेल्यूकस का जो पोता है, ग्रैंड सन ऑफ सेल्यूकस, ग्रैंड सन ऑफ सेल्यूकस, नाम क्या है इनका, सेल्यूकस के ग्रैंड सन का नाम है एंटियोकस सेकंड, है ना। तो एंटियोकस सेकंड जो है वो कहाँ बैठे हैं, सीरिया की गद्दी पर।
एंटियोकस सेकंड बैठ गए हैं सीरिया की गद्दी पर, और सीरिया पे एंटियोकस सेकंड के बाद जो गद्दी पर आते हैं उनका नाम है डायोडोटस, सॉरी डायोडोटस नहीं, इनके बाद सेलिकस सेकंड जो है इनकी जगह पर गद्दी पे आते हैं, सेलिकस सेकंड। तो सीरिया के 2 राजा हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इन्हीं के पैरेलल बैक्टीरिया पे कौन है, तो इन्हीं के पैरेलल बैक्टीरिया पे है डायोडोटस। कौन है? डायोडोटस है, राइट। इतनी कहानी हमने अभी तक समझ ली है। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि डायोडोटस जो है वो इस समय कौन है? बैक्टीरिया के गवर्नर है, गवर्नर ऑफ बैक्टीरिया। अब इन दोनों को पैरेलल पढ़ने की क्या जरूरत पड़ रही है, तो आप लोग याद रखना कि यहीं से सीरिया और बैक्टीरिया के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। किस तरीके से वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, चलिए देखेंगे। सेलिकस सेकंड उत्तराधिकारी बन गए सीरिया पर, और इस समय डायोडोटस जो है वो बैक्टीरिया के गवर्नर हैं। और डायोडोटस का जो विवाह है वो किससे हुआ है? सेलिकस सेकंड की बहन से हुआ है। कितनी बात हमें समझ में आई कि डायोडोटस का विवाह हुआ है किससे? सेलिकस सेकंड की बहन से। तो ये भी हम हमारी जो कहानी चल रही है उसमें मेंशन कर लेते हैं। Got married with sister of सेलिकस। तो यहां हमने देखा कि किस तरीके से बैक्टीरिया और सीरिया के बीच में रिलेशंस डेवलप हो गए हैं। किस तरीके से हुए हैं? तो देखिए जो डायोडोटस हैं उनका विवाह हो गया किससे? सेलिकस सेकंड की बहन से। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि दोनों के बीच में एक तरीके से वैवाहिक संबंध बन गए हैं और दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस डेवलप हो गए हैं। अब देखिए कहानी कैसे चेंज होती है। डायोडोटस के बाद बैक्टीरिया पे उनके उत्तराधिकारी बने हैं कौन? डायोडोटस सेकंड। डायोडोटस सेकंड जो है वो सीरिया के साथ मैत्री संबंध बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जो सीरिया का दुश्मन है, कौन है सीरिया के दुश्मन है? शक डायनेस्टी के लोग। तो यहाँ पे डायोडोटस सेकंड ने क्या किया कि सीरिया के विरुद्ध जाके शकों से कर ली मित्रता, राइट। और बैक्टीरिया की जनता ने इसका किया बहुत ज्यादा विरोध, है ना। तो इसको भी हम हमारी कहानी में पिरो लेते हैं, उसके बाद जो कहानी में ट्विस्ट आएगा उसको हम आगे चल के समझेंगे। तो हमारी कहानी में अब तक इनका विवाह हो गया। डायोडोटस के बाद गद्दी पर आए कौन? डायोडोटस सेकंड, राइट। इन्होंने क्या किया? फ्रेंड्स विथ शाकास अगेंस्ट सीरिया। तो यहाँ पे इनके जो रिलेशंस थे वो हो गए बहुत बुरी तरीके से खराब। अब इनके बीच में कोई विशेष रिलेशंस रह नहीं गए हैं, है ना। अब कहानी में ट्विस्ट कैसे आया हम उसके बारे में देखेंगे। डायोडोटस सेकंड की जो वी माता थी, यानी कि जो इनकी सौतेली माता थी, उन्होंने विरोधियों के नेता यूथिडेमस से शादी कर ली, है ना। यानी कि क्या हो रहा है कि लगातार बैक्टीरिया की जनता जो है वो विरोध कर रही है किसका? डायोडोटस सेकंड का। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीरिया से मैत्री संबंध खत्म कर लिया और शकों से मित्रता कर ली सीरिया के अगेंस्ट। तो बैक्टीरिया की जनता जो है भड़क चुकी है, बैक्टीरिया की जनता डायोडोटस सेकंड का विरोध कर रही है ना। अब जो डायोडोटस सेकंड की वी माता है, यानी कि जो इनकी सौतेली माता है, उन्होंने विरोधियों का जो नेता था यूथिडेमस उससे शादी कर ली। ये भी कहानी में मेंशन कर लेते हैं हम लोग, है ना। जो डायोडोटस सेकंड की वी माता है, यानी कि इनकी जो स्टेप मॉम है, गॉट मैरिड विथ यूथिडेमस। इन्होंने यूथिडेमस से विवाह कर लिया है ना। यूथिडेमस ने डायोडोटस को हराया युद्ध में, क्योंकि ये जनता इनके साथ थी और जनता डायोडोटस का विरोध कर रही थी, तो इन्होंने इनको हराया और गद्दी पर कौन आ गए हैं अब? यूथिडेमस। तो अभी कहानी यहां तक पहुंची है कि बैक्टीरिया की गद्दी पर कौन आ गए हैं? यूथिडेमस। अब कहानी चलिए देखेंगे। अब यूथिडेमस ने डायोडोटस सेकंड को मार दिया और बैक्टीरिया पर अपना अधिकार कर लिया। यहां तक हमारी कहानी पूरी हो गई। अब यूथिडेमस और उसके जो सक्सेसर्स हैं हम उनकी बात करते हैं। देखिए
जिस समय यूथिडेमस बैक्टीरिया की गद्दी पर बैठे हैं उस समय सीरिया में कौन बैठे हैं? एंटियोकस थर्ड। ओके, अब एंटियोकस थर्ड ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह किया यूथिडेमस के बेटे डेमेट्रियस से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक बार दोबारा सीरिया और बैक्टीरिया के बीच में जो रिलेशंस है उनको अच्छा करने की कोशिश करने में क्या किया गया कि यूथिडेमस बैक्टीरिया की गद्दी पर बैठे और इस समय सीरिया पे है एंटियोकस थर्ड। एंटियोकस थर्ड ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया है? यूथिडेमस के बेटे डेमेट्रियस से, है ना। और यूथिडेमस का उत्तराधिकारी कौन बन गया? डेमेट्रियस फर्स्ट। इतनी कहानी भी हम लोग हमारी जो चार्ट है उसमें कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यूथिडेमस तक हमको पिक्चर क्लियर है, आगे हम लोग देखेंगे, है ना। इस तरफ चल रहा है हमारा सीरिया, इस तरफ बैक्टीरिया, है ना। जिस समय बैक्टीरिया पर बैठे हैं यूथिडेमस उस समय सीरिया पे कौन बैठे हैं? कंटेम्पररी एंटियोकस थर्ड। ओके, अब देखते हैं, इनकी बेटी है, हिज डॉटर एंड हिज सन डेमेट्रियस। गॉट मैरिड। तो एक बार फिर क्या हुए हैं? रिलेशंस इनके अच्छे हो गए हैं और अब जो डेमेट्रियस हैं वो बैक्टीरिया की गद्दी पर बैठ चुके हैं, बैक्टीरिया के राजा बन चुके हैं। अब कहानी को आगे देखेंगे। ओके, इसके बाद डेमेट्रियस सेकंड गद्दी पर आए हैं। किसके बाद? डेमेट्रियस के बाद कौन आए हैं? डेमेट्रियस सेकंड। डेमेट्रियस सेकंड ने अपनी पुत्री का विवाह अपने सेनापति मिनांडर से किया था, है ना। डेमेट्रियस सेकंड आए हैं बैक्टीरिया पर, जिनकी बेटी का विवाह उन्होंने किससे किया है? अपने ही एक कमांडर मिनांडर से किया है। मिनांडर ने कई युद्धों में कई प्रदेश जीते और यवन साम्राज्य का विस्तार सोन नदी के उत्तर तक कर दिया, राइट। इसी समय शुंगों के साथ शुंग यवन संघर्ष का दूसरा चरण हुआ था। ये हमने जब शुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है तब मैंने आपसे डिस्कस किया है ना। लेकिन आंतरिक कलह हो जाने की वजह से मिनांडर शीघ्र बैक्टीरिया लौट गया, ये भी मैंने आपको बताया था। और इसी समय जो शुंग शासक थे उन्होंने अपना यशोमेघ यज्ञ भी करवाया था, राइट। इसी समय मिनांडर यवन सत्ता का सर्वे सर्वा बन गया। तो कहानी डेमेट्रियस से कहां तक पहुंची है? मिनांडर तक। तो हम लोग समझ लेते हैं क्या हुआ है, एक बार और देख लें आप। डेमेट्रियस सेकंड गद्दी पर आए हैं, अपनी बेटी का विवाह किससे कर रहे हैं? मिनांडर से कर रहे हैं। चलिए कहानी को पिरो लेते हैं आगे। डेमेट्रियस के बाद आए हैं डेमेट्रियस सेकंड, मैरिड हर डॉटर विद हिज कमांडर मिनांडर, है ना। अब इस समय जो सर्वे सर्वा यानी कि किंग ऑफ द किंग्स इन बैक्टीरिया कौन बन गए हैं? मिनांडर बन गए, राइट। अब हम लोग मिनांडर्स के कौन कौन सक्सेसर्स आए हैं उस पे चर्चा करते हैं। ओके, देखेंगे आगे। मिनांडर ने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया और एक सैनिक शिविर में मिनांडर की मृत्यु हो गई, है ना। इन्होंने सियालकोट को राजधानी बनाया था, एक युद्ध पर गए हुए थे जहां इन्होंने एक सैनिक शिविर लगा रखा था, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। और इनका एक अल्पवयस्क पुत्र था स्ट्रेटो, काफी छोटे थे। अब स्ट्रेटो चूंकि छोटे हैं वो राजा नहीं बन सकते, इसीलिए इनकी जो वाइफ थी यानी कि स्ट्रेटो की जो माता है जिनका नाम है एगाथोल्किया, है ना। एगाथोल्किया के पैटर्नेज में, उनके संरक्षण में स्ट्रेटो को राजा बनाया जाता है। अब जिस समय एगाथोल्किया गद्दी पर हैं अपने पुत्र के जगह पर, उसी समय सीरिया में एंटियोकस फोर्थ गद्दी पर आ गए हैं और इनका एक कमांडर है यूक्रेटाइड्स। वो बैक्टीरिया में डेमेट्रियस सेकंड की अनुपस्थिति का लाभ उठा के बैक्टीरिया का शासक बन गया। तो इतनी कहानी हमारा जो चार्ट है उसमें हम मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ेंगे। चलिए, अभी तक मिनांडर शासक बन गए थे, मिनांडर के आगे क्या हुआ है हम वो देख लेते हैं, राइट। इस तरफ चल रहा है वही हमारा सीरिया और इस तरफ चल रहा है वही हमारा बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया पे आ गए थे हमारे कौन?
मिनांडर आ गए हैं। यहाँ ध्यान रहे, मिनांडर भले ही यहाँ पे शासक बन गए हैं, लेकिन मिनांडर के जो पहले राजा थे, जो इनके प्रीडिसर थे, जिनका नाम है डेमेट्रियस सेकंड, वो अभी भी जिंदा हैं। लेकिन चूंकि मिनांडर उनके दामाद हैं और मिनांडर एक अच्छे कमांडर हैं, मिनांडर शासन संभाल सकते हैं, इसलिए इन्होंने गद्दी किसे दे दी है? मिनांडर को दे दी है, राइट। अब देखिए मिनांडर क्या हो रहा है कि मिनांडर इस समय एक मिलिट्री कैंप लगता है, एक सैनिक शिविर लग रहा है ना, जिसमें मिनांडर की मृत्यु हो गई है ना। अब यहाँ मिनांडर की मृत्यु हो गई और डेमेट्रियस सेकंड भी चूंकि एज है एज वेल एज अब वो गद्दी संभाल भी नहीं रहे हैं, इसीलिए वो बैक्ट्रिया में इस समय उपस्थित नहीं थे। अब आप यहाँ कंडीशन देखिए कि मिनांडर की हो गई डेथ और डेमेट्रियस सेकंड भी जो है वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। ऐसे में मिनांडर का एक माइनर सन है, अल्पवयस्क बेटा, नाम है स्ट्रैटो, है ना। इन्हें रूलर बनाया जाएगा, है ना, और इनकी पेट्रन कौन बनेंगी? एगाथोल्किया, जो कि कौन है? एगाथोल्किया जो है वो स्ट्रेटो की माता है, मिनांडर की वाइफ है, राइट। इतना हमको समझ में आ गया। अब देखिए कंडीशन कैसी बन रही है। यहाँ हम इधर देख रहे हैं सीरिया पे इस समय शासक है एंटियोकस फोर्थ, एंटियोकस फोर्थ। इनका एक कमांडर, इनके कमांडर का नाम है यूक्रेटाइड्स, राइट। इनके कमांडर का क्या नाम है? यूक्रेटाइड्स। अब देखिए चूंकि कंडीशन यहाँ ऐसी बन रही है कि मिनांडर की मृत्यु हो गई है, डेमेट्रियस सेकंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, माइनर सन रूलर बन गया है, ऐसी कंडीशन को देखते हुए यूक्रेटाइड्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को हथिया लेते हैं, है ना। यहाँ कौन आ गए हैं? आप यूक्रेटाइड्स, ठीक। अब यूक्रेटाइड्स का जो सन है जिसका नाम है हेलियोक्लीस, वो यूक्रेटाइड्स को मार देंगे, है ना। ही विल किल यूक्रेटाइड्स और गद्दी पर कौन आ जाएंगे? हेलियो, राइट। कहानी हमारी यहीं तक पहुंची है। एक बार कहानी को और आप पेपर्स में देख लें। यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा है कि इसी समय सीरिया पे एंटियोकस फोर्थ जो है वो गद्दी पर है और इनके सेनापति हैं यूक्रेटाइड्स, राइट। बैक्ट्रिया में डेमेट्रियस सेकंड एब्सेंट थे, ऐसी कंडीशन का लाभ उठा के वो बैक्ट्रिया के शासक बन गए और इनकी हत्या इनके अपने बेटे हेलियोक्लीस ने कर दी, है ना। अब देखिए एक तरफ मिनांडर नहीं है, एक तरफ डेमेट्रियस सेकंड नहीं है, यूक्रेटाइड्स भी नहीं है, एक केवल एक सनकी सा पुत्र है इनका हेलियोक्लीस, जिसने अपने फादर की डेथ करके शासक बनना चाहा है। अब ऐसी कंडीशन का लाभ उठा लेंगे जो बैक्टीरिया के सबसे पुराने दुश्मन है शक, क्योंकि बैक्टीरिया और सीरिया तो दोस्त है लेकिन इनका एक कॉमन दुश्मन है कौन? शक। तो अब आप यहाँ देखिए मिनांडर की मृत्यु हो जाने पर हेलियोक्लीस को हरा देते हैं कौन? शक, और शक बैक्टीरिया पे अपना अधिकार जमा लेते हैं, है ना। हेलियोक्लीस की मृत्यु के बाद इसका एक उत्तराधिकारी होता है एंटियाल्काइड्स। एंटियाल्काइड्स के बाद हमको इस परिवार के शासकों की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अल्टीमेटली जो शक थे उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, है ना। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये सब बड़े बड़े नाम पढ़ते तो हैं बट हमको कहानी पिक्चर समझ में नहीं आती। मुझे मालूम है ये पिक्चर हमसे पूरी की पूरी कोई एग्जाम में पूछने नहीं वाला है, बट कई बार जो नाम होते हैं ना, सेल्यूकस, एंटिगोनस, एंटियोकस, डायोडोटस, वी आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। तो एक बार इनका जो पूरा फैमिली ट्री है ये मैंने आपको समझा दिया है। ये कहानी कोई किताब हमको नहीं देने वाली है, ये पूरा बेसिक जो स्टोरी है वो स्टोरी लाइन मैंने आपको इसीलिए समझाया है ताकि कभी इनसे रिलेटेड किसी क्वेश्चन से आपका सामना हो जाए तो आप बता सकें। आपसे कोई कंटेम्प्रेरी शासक पूछ लिया जाए तो आप बता सकें, आपसे कभी वॉर ऑफ इप्सिस पूछ लिया जाए तो आप बता सकें, और आपको मालूम होना चाहिए कि इंडो ग्रीक्स नाम पढ़ रहे हैं, कौन लोग हैं, क्यों आए, हमको पता होना चाहिए, राइट। तो ये पूरी कहानी हमने यहाँ समझ ली है। एज इट इज एग्जाम में हमसे कोई नहीं पूछेगा, बट ये नाम किनके हैं, कौन सीरिया का शासक है, कौन बैक्टीरिया का शासक है, किनके बीच में कब रिलेशंस अच्छे रहे हैं, कौन कंटेम्प्रेरी शासक बना है, यही जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारा जो इंडो ग्रीक्स वाला सेक्शन है, वो जो सेगमेंट है हमारा कंप्लीट होता है। इस सेगमेंट के बाद अब मैं आपको जो इसके आगे की स्टोरी है वो थोड़ी सी आगे समझा देती हूँ, है ना। खैर आगे कोई विशेष स्टोरी तो नहीं है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास इसके आगे की कोई जानकारी है नहीं, बट कुछ प्री ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं जिन पे हमसे कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखें कि एंटियाल्किड्स ने अपने राजदूत
एंटीअल्काइड्स जो था, जो कि लास्ट में आया है हेलियोक्लाइस के बाद, आप देखिए, है ना। हेलियोक्लिस का इसका उत्तराधिकारी बना था एंटीअल्काइड्स, और इसने जो शकास थे उनकी जो अधीनता थी वो स्वीकार कर ली थी, है ना। अब एंटीअल्काइड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को कहाँ भेजा था? शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था, है ना, जिसके द्वारा, हेलियोडोरस के द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार प्री ओरिएंटेड एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो अब एंटीअल्काइड्स कौन था, हेलियोडोरस कौन था, ये सारी बातें हमको क्लियर हो जाएंगी, राइट। कुछ जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनके अनुसार इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था हर्मियस, जिसकी मृत्यु के बाद भारत से यवनों का लगभग 200 सालों का शासन कंप्लीटली खत्म हो गया। तो यहाँ यवनों के इन्वेजन से लेके, उनके ओरिजिन से लेके, उनके समाप्त होने तक की जो पूरी कहानी है वो हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझ ली है, राइट। देखिए, इसके बाद हमको पढ़ने होते हैं सीथियंस, पार्थियंस एंड सीथियन पार्थियंस के बाद हमको पढ़ना होता है कुशाना डायनेस्टी। आज के लेक्चर के लिए केवल हम लोग इतना ही समझ रहे हैं। आप लोग इस कहानी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखकर अच्छे से समझिए। इसके बाद मैं आपको जो शक डायनेस्टी है उसके बारे में समझाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।